अगर आप सोशल मीडिया से मुखातिब हैं तो आपको सोशल मीडिया पर लगातार रेलवे को लेकर ट्रेंड नजर आते होंगे। हाल में आपने रेलवे रिफॉर्म्स को लेकर ट्रेंड चलता हुआ देखा होगा। कभी छात्र वैकेंसी की मांग करते हैं, कभी कहते हैं कि एनुअल कैलेंडर जारी किया जाए, कभी वेटिंग लिस्ट को लेकर डिमांड करते हैं, कभी हो रही तथाकथित धांधली पर कार्रवाई की मांग करते हैं। ऐसी कई सारी मांगे सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रही हैं। हमारे साथ चर्चित टीचर अभिनय इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज तक पर। थैंक यू निधि कि आप हमेशा जब भी कभी ऐसे मुद्दों को उठाने की बात आती है तो आप सबसे आगे रहती हैं। पहले तो आपका इस चीज के लिए भी शुक्रिया। पिछले 8 साल से हम आपके साथ कनेक्ट भी हैं कि जब जब बच्चों के किसी भी इशू को उठाने की बात आती है तो आप सबसे आगे रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी अभिनय जी, सबसे पहले अगर मैं शुरुआती बात इस बारे में ही करूं कि हाल में जो रेलवे रिफॉर्म को लेकर एक मुहिम सोशल मीडिया पर चलती नजर आई, उसके पीछे कहा गया कि हमें वैकेंसी जो है वो बढ़ा कर दीजिए। ग्रुप डी की बात की गई यहाँ पर। इसके अलावा कहा गया कि एकेडमिक कैलेंडर जो है एनुअल वो जारी कीजिए, वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। अच्छा, ये तो सारी बेसिक बातें हैं। इसके लिए सोशल मीडिया पर छात्रों को सोशल मीडिया का रुख आखिर क्यों करना पड़ रहा है? बिल्कुल सही बात है कि वैकेंसी बढ़ाने का जो तर्क है, बहुत सारे मेरे मीडिया चैनल से भी बात हुई तो कहते हैं कि ये कैसी बात है कि आप बता रहे हो सरकार को कितनी वैकेंसी होनी चाहिए। हम नहीं बता रहे हैं, सरकार ने खुद अपनी वेबसाइट्स पे ये कहा हुआ है कि 2,70,000 पद खाली। जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव में ये घोषणा की जाती है कि रेलवे में इतने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वो जो एक हमने उम्मीद लगाई हुई थी, उस उम्मीद के मुताबिक वैकेंसी नहीं आई, उस उम्मीद के मुताबिक 1/10 भी नहीं आई। तो लोगों का कहना यह है कि ये आप क्या कर रहे हो भाई, वैकेंसी बढ़ाओ। क्योंकि आप खुद कहते हो कि रेलवे में लोगों की जरूरत है और साफ साफ दिख भी रहा है रेलवे में जिस तरीके का मिसमैनेजमेंट है, रेलवे में जिस तरीके से लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, रेलवे में आए दिन जहां ट्रेनें पटरियों से उतर जा रही हैं, तो उस चीज को देखते हुए लोगों को लग रहा है कि यार रेलवे में तो लोगों की जरूरत है, तो सरकार भर्ती करना क्यों नहीं चाहती। मुद्दा इज दैट। और ये कैलेंडर निकालने वाली बात, ये कितनी बेसिक बात है। अगर कोई भी बोर्ड एग्जाम लेता है तो कैलेंडर का मतलब है आप बताओ तो सही कि इतने तारीख को हम नोटिफिकेशन देंगे, इतनी तारीख को हम प्री का एग्जाम लेंगे, इतने तारीख को मेंस का एग्जाम लेंगे। एक स्टूडेंट जीवन वैसी तमाम समस्याओं से घिरा होता है और अब आप उसको तुक्के में नौकरी देंगे कि बेटा तुम पढ़ते रहो, एक दिन हम आएंगे और बताएंगे कि आज पेपर है। आपको पता होगा अभी ALP के एग्जाम में बच्चे सेंटर तक पहुंच गए और सेंटर भी इतनी दूर दूर ये लोग डाल रहे हैं, किसी का चेन्नई चला जा रहा है और वहां सेंटर पे जाके पता चल रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है। तो मतलब सिर्फ रेलवे में ही हमें मिसमैनेजमेंट दिखता था, अब इनके एग्जाम कराने वाले बोर्ड में भी इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट दिख रहा है कि कुछ भी टाइम से हो ही नहीं रहा। क्योंकि सरकार का फोकस अब रोजगार पे रहा ही नहीं है, सिर्फ चुनाव रह गया है। सरकार की प्रायोरिटी एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट सरकार की प्रायोरिटी में है। लेकिन आप ये देखिए कि सरकार इस पर क्या कहती है, मैं वो पक्ष भी आपके सामने रखना चाहूंगी। इसी साल की मैं बात कर रही हूँ, 17 मार्च 2025 को संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये बात बताते हैं। वो कहते हैं पिछले 10 सालों में रेलवे ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, जबकि यूपीए से जब उसका कंपैरिजन किया जाता है तो केवल 4 लाख लोगों को यूपीए ने रोजगार दिया था। ऐसा संसद में स्टेटमेंट दिया जाता है और उन्होंने कहा कि इस समय 1 लाख लोगों को रोजगार देने की प्रक्रिया चल रही है। तो जब जब वैकेंसी पर सवाल उठते हैं, रेलवे में रोजगार को लेकर सवाल उठते हैं, जैसे आपने भी सवाल उठाया, तो उस पर इस तरह का कंपैरिजन दे दिया जाता है, कह दिया जाता है कि हम तो वॉर फुटिंग पर काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार कुछ अलग ही खेल खेल रही है, उनके लिए रोजगार का मतलब ही अलग हो गया है। PM इंटर्नशिप, जोमेटो में लोगों को नौकरी मिल गई, ओला में लोगों को नौकरी मिल गई, जोमेटो का कोई कोलैबोरेशन रेलवे के साथ हो गया और वहां पे कुछ लोगों को रोजगार मिल गया। ये लोग इसको रोजगार कह रहे हैं। हम जिसको रोजगार मानते हैं, जो रोजगार माना जाना चाहिए, वो ये है कि रेलवे के अंदर आपने कितने लोगों को परमानेंट जॉब दी, उसकी बात हो रही है यहाँ। ये क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को ले रहे हैं। इनके लिए एक नौकरी देना ऐसे हो गया है कि ये अपने ऊपर बोझ नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि परमानेंट नौकरी देने के बदले में कई सारी चीजें सरकार के ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है, एक फिक्स सैलरी और तमाम तरीके के बेनिफिट्स। तो वो सरकार के पास उतना पैसा लोगों को रोजगार देने के लिए बचा ही नहीं है।
सरकार उस पैसे को किस चीज में इस्तेमाल कर रही है? वोट खरीदने में इस्तेमाल कर रही है। कैसे? कि भाई हम आपको इतना राशन देंगे। वो कहां से जा रहा है? और उसके बदले में क्या कर रही है सरकार? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को हायर कर ले रही है, और ये उसको बाद में रोजगार में काउंट कर ले रहे हैं। वो रोजगार नहीं है कि आपने 12,000 में मजबूरी में किसी से काम करवा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये रोजगार है। तो ये एकदम झूठी बात है। ऐसा बिल्कुल भी कोई डेटा नहीं है जहां पे इतने सारे लोगों को नौकरी दी गई हो। जी। अच्छा, आपने ये बात कही तो इसके साथ ही एक डेटा मुझे याद आता है। 2022 में अभिनय जी ये बात सामने आई कि पिछले 6 सालों में 72,000 से ज्यादा पोस्ट को रेलवे ने खत्म किया है। यानी वो पोस्ट जो है वो इररेलेवेंट हो गई है, और उसका कारण बताया गया डिजिटलाइजेशन को, कि आधुनिकीकरण हो गया है, मॉडर्नाइजेशन हो गया है, और इसलिए 72,000 पोस्ट को खत्म किया जा रहा है। बात 2022 में आई। क्या कहेंगे आप इस पर? 72,000, अगर कोई देखिए डिजिटलाइजेशन हो या कोई भी हो, चाहे वो एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके बावजूद भी जॉब्स तो क्रिएट होती हैं। अब एक तरफ इन्होंने ये कहा है, और एक तरह अगर आप देखेंगे आजकल आप जितने भी वीडियो देख रही हैं, आपने देखा होगा, कल आपने राकेश सर से भी बात की तो उन्होंने भी दिखाया होगा कि रेलवे ने खुद कहा कि 2.7 लाख पद खाली हैं। तो वो कौन से पद थे जो खाली थे? वो भी तो भरने चाहिए थे। और वहां वैकेंसी कितनी आई? उसमें सिर्फ 32,000। तो अगर रेलवे ये बात कह रहा है कि इतनी सारी वैकेंसी, ऐसा नहीं है। देखिए, वैकेंसी या कोई भी पोस्ट खत्म होती है तो उसकी जगह और नई चीजें भी क्रिएट होती हैं। ऐसा नहीं है। आज रेलवे की आप देखिए वेबसाइट ठीक से काम नहीं करती, तो इनको, आपको नहीं लगता कि रेलवे को अच्छे इंजीनियर्स रखने चाहिए, अच्छा वेबसाइट मैनेजमेंट होना चाहिए? आज रेलवे में टिकट लेने के लिए बंदा लकी सोचता है कि यार लकी ड्रॉ टाइप का है, टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज आप देखिए 2-2 3-3 महीने की वेटिंग चल रही है। आप एक तरफ कह रहे हैं हम नए ट्रैक बिछा रहे हैं, हम नई रेल लेके आ रहे हैं, फिर भी लोगों को हम अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम लोगों को ठीक समय पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की कमी तो है ही। रेलवे कौन सा बहुत अच्छा चल रहा है, दिन पे दिन खराब ही हो रहा है, और कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं किसी की कि कभी रेल मंत्री आके कहें कि ये ट्रेन हादसा हो गया, अब आगे से मैं इस चीज की जिम्मेदारी लेता हूं कि आगे आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने इनको माफ कर करके क्या कर दिया ना, इतना रिजिड बना दिया है कि अब इनको फर्क नहीं पड़ता। आप ट्विटर कैंपेन कर लीजिए तो ट्विटर कैंपेन से भी इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको लगता है ठीक है 1-2 दिन चीजें वायरल होंगी, उसके बाद कुछ नहीं हो। तो ऐसा ये सोचने लगे हैं, तो इसलिए अब इन पे ट्विटर कैंपेन से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनको फर्क पड़ता है सिर्फ वोट बैंक से। जहां इनको लगता है कि इनका वोट बैंक डिस्टर्ब हो रहा है, वहां इनको फर्क पड़ेगा, बाकी कहीं किसी भी चीज से इनको फर्क नहीं पड़ता। कितने आंदोलन आप देखिए ना बेरोजगारी पे हुए हैं, अब सरकार को एकदम ट्विटर कैंपेन से फर्क नहीं पड़ता जी। सरकार को लगता है जब तक थक चुकी है, जब तक ये विरोध सड़कों पे नहीं उतरेगा, और सड़क पे उतरने का आपको पता है उन्होंने कैसा इंतजाम कर रखा है कि सड़क पे उतरना ही इतना मुश्किल हो गया। सरकार समझ चुकी है कि सिर्फ गुस्सा वायरल होगा, इससे वोट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है जी। अच्छा, क्योंकि रेलवे में कर्मचारियों की कमी पर भी आपने बात कही, तो इससे भी एक संसद में बात जो कही गई वो आपको मैं एक बार याद दिला दूं। 2023 में रेल मंत्री ने संसद को बताया था कि भारतीय रेलवे में अलग अलग विभागों में करीब 2.5 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली पड़े हैं, जिसकी अभी आपने मेंशन भी किया। अश्विनी वैष्णव से दरअसल लोकसभा में सवाल ये पूछा गया था रेलवे कर्मचारियों की भारी कमी को लेकर। इसमें उन्होंने लिखित जवाब देकर ये कहा था कि 2,63,000 पदों पर रिक्तियां हैं जिन्हें समय समय पर भरा जाता है, और ये कहा कि ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो जो भी आलोचना होती है उस बीच में ये उनका बयान आया था कि एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो चलता रहता है। इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब लगातार चलने वाला प्रोसेस क्या है, मैं समझ नहीं पाया, दोबारा बताइए। वो कह रहे हैं कि रिक्तियां भरी जा रही हैं, लगातार रिक्तियां भरी जा रही हैं, उनका ये पक्ष है। अरे नहीं 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 नहीं, अगर भरी जा रही हैं तो युवाओं में इतना आक्रोश क्यों है? आप बताइए, लोग क्यों कह रहे हैं? अगर हर साल ये 32,000 को भी ठीक तरीके से भर लेते तो भी लोगों में नहीं होता। यहाँ लोग परेशान इसलिए हैं कि पिछले 5-5 साल में तो भर्ती आ रही है, उसके बावजूद इतनी कम आ रही है। आप देखिए एसएससी के अंदर अगर बात करें तो कोई बहुत भर्ती नहीं आ रही, 14-15,000 16,000 आ रही है, लेकिन हर साल आ रही है तो लोग शांत बैठे हुए हैं, चलो यार अगले बार मेरा हो जाएगा, अगली बार मेरा हो जाएगा। यहाँ तो भर्ती ही 5 साल में आ रही है, और उसके बाद एग्जाम लेने और ज्वाइनिंग तक देने में ये लोग 4-4 5-5 साल लगा दे रहे हैं। तो ये एकदम बहुत बड़ा झूठ है जो ये कह रहे हैं कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और हम पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बच्चे पागल हैं जो बेचारे ट्विटर पे 30-35 लाख ट्वीट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हमें भी लो, हमें भी रोजगार दो?
देखिए सरकार सीधी सीधी बात है कि परमानेंट नौकरियों से बच रही है, इसकी जगह वो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग, आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन का बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ये चीप और कंट्रोल फ्रेंडली है। परमानेंट एम्प्लॉय क्या होता है, उनके लिए बोझ बन जाता है, उनको लगता है कि इसको पूरा ढोना पड़ेगा, और हम इन्हें ढो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अश्विनी वैष्णव को ढोते हुए हमें 10 साल हो गए। हम सब ये विनती कर रहे हैं कि भाई हट जाओ, अब तो हट जाओ। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले 1 या 2 रेल के एक्सीडेंट हो जाते थे, लोग इस्तीफा मांग लेते थे। 2013-12 आपको याद होगा, करप्शन हो रहे थे तो अन्ना ने प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग लिया था कि भैया सरकार गिरनी चाहिए। आज तो इस्तीफे जैसा कुछ है ही नहीं। रेल मंत्री वैष्णव को भी ये मालूम है कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी कर लो, वो आराम से खुश है। उनको एक चीज आती है, दैट इज द चापलूसी ऑफ मोदी जी। बस आप मोदी जी की चापलूसी करते रहिए, आप कुछ भी करिए, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला है। और मोदी जी का सीधा है कि बेटा कुछ मत करो, तुम बस पीआर पे ध्यान दो। मैं भी पीआर पे ध्यान देता हूं, तुम भी पीआर पे ध्यान दो। कहीं जा रहे हो, रील बनाओ, रेलवे के ट्विटर हैंडल से डलवाओ। इतने बड़ा आंदोलन हो गया, अब रेलवे के ट्विटर को इतना फर्क नहीं पड़ा कि वो बच्चों के लिए भी 2 ट्वीट करके बताते हैं कि जितनी भी मांगे आपकी हैं, हम उन सब पे ध्यान दे रहे हैं। और हमारे वैष्णव साहब ट्रेन में जो है बैठ के चले जाएंगे, 3-4 लोगों से बात कर लेंगे, वो भी लोग बिठाए हुए होंगे, बढ़िया तरीके की एक्टिंग हो रही होगी, 36 तरीके से कैमरा सेट हो रहा होगा हर एक एंगल पे, वो वीडियो तुरंत ट्वीट हो जाते हैं। आज रेल मंत्री ने रेलवे में सफर किया है, कितना बड़ा काम कर दिया रेल मंत्री ने, रेलवे में सफर किया। कभी तुम 1-8 लाख वैकेंसी निकालो, उन्हें ठीक तरीके से एग्जाम कराओ, बिना किसी धांधली के 1-8 लाख लोगों को नौकरी पत्र दो। इस चीज का वीडियो बनाओगे तो लोगों के अंदर ज्यादा मोटिवेशन आएगा, उत्साह आएगा और खुशी मिलेगी लोगों को। ये मैं कहना चाहता हूं रेल मंत्री से। ये एक तरीके से देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलर है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। चाहे आप एसएससी की बात करो, चाहे रेलवे बोर्ड की करो, चाहे स्टेट कमीशन की करो, सब जगह सिस्टमेटिक फेलर है और कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। एग्जाम डिले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, रिजल्ट रुक जा रहा है। सीपीओ का रिजल्ट देखिए 1.5 साल से रुका हुआ है, लेकिन किसी ऑफिसर पे कोई एक्शन हो ही नहीं रहा। जब जवाबदेही नहीं है अगर, तो सुधार होगा कैसे? आप देखती हो कोई भी बड़ी समस्या आती है, मोदी जी अपने मंत्रियों की बैठक बुला लेते हैं। भारत वर्ल्ड कप हार जाता है, मोदी जी तुरंत उछल के पहुंच जाते हैं टीम के बीच में और सांत्वना देने चले जाते हैं। क्या कभी आपने एक ऐसा वीडियो देखा है मोदी जी का जिसमें मोदी जी सारे स्टेट के मुख्यमंत्री या फिर अपने मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें वो इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी को कैसे कंट्रोल किया जाए? हर मुद्दे पे बात करते हैं, बहुत टैलेंटेड है, दुनिया भर में जाते हैं। सिर्फ पीआर के अलावा कोई काम हो ही नहीं रहा। पहले का प्रधानमंत्री अगर विदेश जाता था तो वो विदेश से आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताता था कि अब देश में इतनी इंडस्ट्री लगेंगी, इससे बेरोजगारी इतनी दूर होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। अब प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो प्रधानमंत्री के वो प्राइवेट जेट में बैठने से लेकर के रील, उतरते से लेकर के रील, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री से हाथ किस तरीके से मिलाया, पहले हाथ आगे बढ़ाया, पीछे हाथ बढ़ाया, इस तरीके की चीजें बस प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से होने के बाद निकल के आती हैं। कोई काम की चीज निकल के आती नहीं है, किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। और ये क्यों इनका ध्यान नहीं है? और ये एक तरफ जहां ये भी करेंगे 2047 में हम विकसित भारत बना देंगे, भारत विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि ये तो बचेंगे नहीं तब तक, ये तो मलाई चाट के जा चुके होंगे। तो हम तो बचेंगे और हमें दिख भी रहा है कि आगे आने वाला भारत कितना खतरनाक होने वाला है। जब ये युवा बेरोजगार होगा, 25 साल इसकी उम्र निकली जा रही है कितने सारे लोगों की। आप देखिए एसएससी में पिछले साल जो भी हुआ, जिसको आप धांधली कह लीजिए या कुछ भी, उससे कितने सारे बच्चों की उम्र निकल गई। आज भी हम कोर्ट में इस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि भाई इन बच्चों को एक मौका और मिलना चाहिए। अब ये बच्चा क्या करे? आपकी गलती की वजह से युवा का बुढ़ापा आ जा रहा है और आप नौकरी नहीं दे पा रहे उसे, तो करेगा क्या वो? एक तरफ आप कहते हैं कि स्किल नहीं है, आज आप एक बात बहुत सुनती होंगी, स्किल नहीं है लोगों में। तो ये स्किल देने की जिम्मेदारी किसकी थी? उस एजुकेशन सिस्टम की जो सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए संविधान के हिसाब से। तो उस एजुकेशन सिस्टम ने क्या स्किल दिया बच्चों को? आपने तमाम कॉलेज खोल दिए हैं, एक बच्चा इंजीनियरिंग करके बाहर निकल जा रहा है, आप कह रहे हैं स्किल नहीं है, तो आप ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद क्यों नहीं कर देते? इसमें भी सरकार का फेलर है कि आपका एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है जो लोगों को स्किल नहीं दे पा रहा। और इन्हीं सब चीजों पे ज्यादा बात कर लो तो मोदी जी कह देते हैं कि पकौड़ा बेचो, समोसा बेचो, चाय बेचो, ये स्टार्टअप करो। ये स्टार्टअप हो गए आज के देर में। चाय मजबूरी में बेची जाती है, समोसा मजबूरी में बेचा जाता है। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा समोसा बेचे। इसको ये लोग रोजगार में काउंट कर रहे हैं
कि ये रोजगार दे दिए इन्होंने, ये इन्होंने इतनी अच्छी बात बता दी। इससे पहले तो कोई ये जानता ही नहीं था कि चाय बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है। खैर, मुझे तो बहुत गुस्सा आती है इन सब बातों पे। इनका वो हो गया है कि यूथ को बिजी रखो फॉर्मूला। एक तो 2 GB डेटा दे दिया है, इंस्टाग्राम पे उसे उलझाए रखो, खुद भी रील डालो, लोगों को भी रील डालने के लिए प्रमोट करो, ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स को बुलाओ और प्रधानमंत्री से सम्मान दिलाओ ताकि लोग उन्हें जाने और उनके वीडियोज देके अपना टाइम पास करते रहे, उन्हें ये आभास ही ना हो कि वो बेरोजगार हैं। एक उल्टा सीधा कोई एग्जाम की भर्ती निकाल दो, फिर उसे किसी तरीके से एग्जाम 2-3 साल बाद कराओ, उसके रिजल्ट निकालने में 2-3 साल ले लो, फिर रिजल्ट में कोई घपला कर दो, बच्चा कोर्ट के चक्कर लगाता रहे। तो एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि ये एक इंटेंशनल डिस्ट्रैक्शन चल रहा है आज के यूथ के लिए सरकारों द्वारा, कि वो फ्रस्ट्रेटेड रहे, बिजी रहे, प्रोटेस्ट ना करे, लेकिन जॉब ना मांगे। उसको उलझा के भी रखो, अगर आप बिल्कुल वैकेंसी नहीं दोगे तो वो प्रोटेस्ट करेगा, परेशान रहेगा। लेकिन क्या है, एक वैकेंसी को ही 5-6 साल उलझा दो, फिर दोबारा से चुनाव आए, फिर उसे दोबारा से चुनाव में डिक्लेयर करो कि इस बार हम इतने सारे लोगों को रोजगार देंगे। और अब हमने जितना इन लोगों को वोट दिया है भर भर के, हर राज्य में एक ही सरकार, तो अब तो इनको ये भी समझ में आ गया है कि अब तो चुनाव में भी बेरोजगारी पे बात करने की जरूरत नहीं है। अब आप देख रही होंगी बिहार में चुनाव हो रहा है, अभी तक मैंने जितने भाषण सुने हैं प्रधानमंत्री के या जो करंट मुख्यमंत्री है, उसमें बेरोजगारी की बात कहीं नहीं की गई है कि बेरोजगारी पे कहीं बात की गई हो। इतना जरूर कहा गया है कि हर घर राशन पहुंचेगा, बस। जी अभिनय जी, जब आप भी इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स करते हैं, राजनीतिक रंग से बात करते हैं, तो कई बार ये भी आरोप लगता है कि ये जो रेलवे एजिटेशन सोशल मीडिया पर चलता है, ये कोचिंग माफिया द्वारा चलाया जाता है या फिर ये स्पॉन्सर्ड है, ऐसे आरोप लगते हैं। आप पर ही नहीं, कई टीचर्स जो चलाता है, जो मुहिम का साथ देता है, उस पर ये आरोप लग जाता है। कोचिंग माफिया मेरी समझ में नहीं आता। अगर ये हम जैसे लोगों को कोचिंग माफिया बोलते हैं तो मैं इनको कह सकता हूं कि ये बोट माफिया हैं। ये जो कुछ भी करते हैं वो बोट के लिए करते हैं। आप एक बात बताइए, आज कोचिंग की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इनके एजुकेशन सिस्टम हिल चुका है। आपको याद होगा, आज से 2-2.5 साल पहले इन्होंने कहा था कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, बहुत हल्ला हुआ था। वो एक जितेंद्र सिंह भाई साहब है, उन्होंने बड़ा अच्छे से दिखाया सब, ये हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं। कहां गई इनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी? जो किताब मेरे बाप ने पढ़ी वो किताबें मैं आज पढ़ रहा हूं, मेरे बच्चे वही किताबें पढ़ेंगे। एजुकेशन में कोई अपडेशन जैसी चीज ही नहीं है। वहां ये कह रहे हैं कि रेलवे को हमने अपडेट करके 72,000 पोस्ट खत्म कर दी। वहां बेसिक एजुकेशन में कोई भी बदलाव इतने सालों से नहीं हुआ। आज एक वीवो कंपनी का मोबाइल वाला बंदा आप देखेंगे हर 6 महीने में अपने मोबाइल को अपडेट कर देता है, और भारत इतना बड़ा देश होकर के आज अपनी एजुकेशन सिस्टम को अपडेट नहीं कर पा रहा है। ये एआई की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ये ठीक तरीके से कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा पा रहे। बताइए आप। तो ये कोचिंग माफिया शब्द, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग या हम जैसे लोग कोचिंग माफिया हैं तो फिर ये वोट माफिया हैं, ये इलेक्शन माफिया हैं, ये भी सब माफिया ही। माफिया का मतलब क्या? माफिया एक नेगेटिव वर्ड है। हम लोग अगर कोचिंग दे रहे हैं तो हम जो बच्चा जो एजुकेशन लेकर आ रहा है, उसके एजुकेशन में जो कमी रह जा रही है उसकी पूर्ति कर रहे हैं, वरना जरूरत ना रहे। आप सोचिए, आईआईटी का एग्जाम 12th बेस्ड एग्जाम है, लेकिन क्या 12th में उसको उस लेवल का पढ़ा दिया जाता है कि वो आईआईटी निकाल दे? नहीं, तो उसको आईआईटी की कोचिंग लेने की जरूरत पड़ती है। अगर स्कूलों में ही उस लेवल का पढ़ा दिया जाए तो उसे कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े। और आपको मैं बता दूं, जो गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर हैं वो तक ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तब तो वो भी माफिया हैं। ऐसा कोई क्यों करेगा कि हम सरकारों के पीछे पड़े रहेंगे या हमको सरकारों से प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि हम हमारा एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा हो गया है, हम ज्यादा लोगों से मिले, हमें चीजें ज्यादा समझ में आ गई हैं, इसीलिए हम सवाल कर पा रहे हैं। थोड़ा दिमाग होगा, थोड़ा आप ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा चीजें सीखेंगे, दुनियादारी देखेंगे, तो आप सवाल करेंगे। इनको प्रॉब्लम हमारे सवाल करने से, जो सवाल नहीं कर रहा है इनको उससे प्रॉब्लम नहीं, इसलिए ये चाहते भी नहीं कि लोग पढ़ें। ये कहते हैं कि तुम घर बैठे रहो, आप चिंता मत करो, हम माँ बहनों को 2,000 रुपए दे देंगे, हम जो है आपके घर पे राशन पहुंचा देंगे, आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं। क्योंकि आप ज्यादा पढ़ोगे तो आप सरकार से सवाल पूछोगे, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमें कोई डिस्टर्बेंस हो। हम एक शानदार तरीके से एक अच्छे जीवन के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, सरकार में रहते हुए आनंद के साथ। हम कोई उसमें खलल नहीं चाहते कि कोई हमसे आके सवाल पूछे। प्रॉब्लम इज दैट किस सरकार से सवाल नहीं पूछा गया, और किसी सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा जाए। आप खुद देखिए कि अगर घर का पिता ठीक तरीके से बच्चों का लालन पालन पोषण नहीं कर पा रहा है, बच्चों को दूध का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, तो मां उससे सवाल करती है।
अगर वो माँ की नहीं सुनता तो माँ के माँ बाप आके सवाल करते हैं कि भाई हमने आपको अपनी बेटी दे दी, आप घर ठीक से नहीं चला पा रहे। तो जो घर का मुखिया होगा उसी से सवाल किया जाएगा। किसी के बच्चे सही रास्ते पे नहीं है तो घर के मुखिया से सवाल किया जाएगा, आपने कैसे संस्कार दिए। तो जिम्मेदारी किसकी है? आज आप देखिए दिल्ली में रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन गई, क्रेडिट लेकिन किसको गया है? रेखा गुप्ता जी ये नहीं बोल सकती कि मेरे दम पे मैं मुख्यमंत्री बन गई। वो खुद अपने शब्दों में बोलेंगी कि इसका पूरा श्रेय श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। अमित शाह जी कहीं बोलेंगे कि सोचिए मोदी जी, ये लोग मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। इन्होंने भारत सरकार का नाम बदल के मोदी सरकार कर दिया। अगर किसी राज्य में चुनाव हो रहे, कुछ भी हो रहा है, हर बात में मोदी जी को क्रेडिट दिया जा रहा है। यूक्रेन रसिया की बात रुक गई, मोदी जी ने रुकवा दी। पाकिस्तान को भारत ने धूल चटा दी, मोदी जी को क्रेडिट। हर चीज का क्रेडिट अगर मोदी जी को है, तो अगर बेरोजगारी की समस्या है तो उस पर मोदी जी को से सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? आप बताइए। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, कभी उन्होंने बेरोजगारी पे चर्चा की? उनको नहीं पता कि देश में कितनी बेरोजगारी है? आप बताइए। इतनी बेरोजगारी है कि इनके प्रधानमंत्री बनने से पहले अमित शाह जी का बेटा भी बेरोजगार था। सोचिए, इनके खुद के बच्चे भी बेरोजगार थे जो इन्होंने सेट किए सत्ता में आने के बाद। इसके बावजूद भी इनको बेरोजगारी की समझ नहीं है कि बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी का दर्द क्या है। जी अभिनय सर, आखिरी सवाल बस मैं यही लूंगी कि आपने भी कहा कि 10 साल हो गए मुझे सिस्टम से लड़ते हुए, लेकिन हर बार एक नई लड़ाई, एक नया अन्याय जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर रेलवे की तरफ से जवाबदेही नहीं है जैसे आपने कहा, तो फिर अल्टीमेटली सुधार होगा कैसे? सोशल मीडिया के एजिटेशन से फर्क पड़ेगा क्या अगर वो बात वहां तक पहुंच ही नहीं रही, मुझे अब ऐसा लगता है कि नहीं किया जा रहा। मुझे अब ऐसा लगता है आगे की प्लानिंग हमारी यही है कि हम सब शिक्षक मिलके, सब टीचर्स मिलके रेल मंत्री से जाके सवाल पूछेंगे। रेल मंत्री के मंत्रालय के बाहर जाके बैठेंगे या रेल मंत्री के घर के बाहर जाके बैठेंगे और हम सब शिक्षक सवाल पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जाति क्यों? जी। अगर ट्विटर कैंपेन के बाद भी जवाब नहीं आता है या रेलवे इस बात को सीरियस नहीं लेती, तो रेलवे से सवाल जाके पूछना पड़ेगा। एसएससी में हम एसएससी ऑफिस जाके बैठ गए थे, रात के 8 बजे तक बैठे रहे थे, चेयरमैन को मिलना पड़ा था, मजबूरी बन गई थी। और उसके बाद जाके हमने अपनी सारी बातें कही, तो पता तो चला उनके अंदर की बात क्या है कि वो कहां फंस रहे। देखिए, मैंने जो एसएससी की लड़ाई से जाना वो यही जाना कि चेयरमैन के भी कई बार हाथ बहुत बंधे रहते हैं। हम लोग चेयरमैन पे बहुत उंगलियां उठाते थे, बहुत चिल्लाते थे, बट चेयरमैन से 5-7 बार मिलके बना कि इनके भी बहुत जगह हाथ बंधे हुए होते हैं कि डीओपीटी से अप्रूवल नहीं है। यानी एट द एंड सरकार ही है जो को कंट्रोल कर रही है। हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए चेयरमैन जैसी इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे बंदे को डीओपीटी से अप्रूवल लेना पड़ता है, हर छोटी से छोटी चीज के लिए। आप सोचिए, तो सरकार पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, हमें दिखता नहीं है। अगर हम रेलवे एग्जाम बोर्ड की बात करें तो उस पर पूरी तरीके से रेल मिनिस्टर का ही प्रभाव है कि वो जैसे चाह रहे हैं वैसे रेलवे कर रही है। ये लोग, आपको पता है, लोगों का पैसा हड़प के बैठे हैं कि 500-500 रुपए दो। सोचिए, इनका सिस्टम इतना फ्लॉप है। ये कहते हैं कि आप पैसा इसलिए ज्यादा दो क्योंकि आप एग्जाम देने आओगे नहीं, कोई भी ऐसे ही फॉर्म भर देता है। मतलब कोई भी ऐसे ही फॉर्म भर ना दे, इसके लिए ये लोगों से 500-500 रुपए वसूल रहा है। पहले तो यही गलत है कि कोई भी ऐसे ही फॉर्म क्यों भर दे रहा है। ये तुम्हारे सिस्टम में फेलर है। जहां तुम एआई और डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, तुम्हें साफ ऐसा रूल बना देना चाहिए, ऐसा सिस्टम डेवलप कर देना चाहिए कि कोई भी अगर गलत बच्चा इस तरीके से फॉर्म भरता है और पेपर नहीं देता, जो कि क्वालिफाइड नहीं है, तो वो इतने साल के लिए डिबार्ड हो जाए। कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। तो पहले तो पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कितना ओल्ड सिस्टम है कि हम इसलिए लोगों से एक्स्ट्रा पैसा लेकर रख ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बाद में इस पैसे को रिफंड करेंगे। आपको पता है, रेलवे इन गरीब बच्चों का पैसा खा गया, कोई पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। तो ये मतलब बहुत ही ऐसी चीजें, अब तो समझ में नहीं आता कि इन सब चीजों की शिकायत जाके कहां करें, किससे करें इन सब चीजों की शिकायत जाके। और बहुत दुख भी लगता है, लेकिन लड़ाई तो लड़ते रहनी पड़ेगी। अगर हम जैसे लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे या नहीं आवाज उठाएंगे, तब ये लोगों के और दिमाग चढ़ जाएंगे और तब ये और अत्याचार करना शुरू करेंगे। तो आवाज उठाना सबसे पहला कदम है। देखिए, हर चीज में वक्त लगता है और ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया जा सकता। रेलवे को भी झुका के रहेंगे, आप एकदम चिंता ना करें। चाहे हम सब शिक्षकों को मिलकर के रेल मिनिस्ट्री के बाहर बैठना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तमाम दर्शक जो हमें इस वक्त देख रहे हैं वो भी
अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि आखिर रेलवे रिफॉर्म्स के नाम पर जो ये मुहिम चल रही है उस पर आपकी क्या राय है। रेलवे में वैकेंसीज को लेकर आपका क्या कहना है।